पता है आज के समय में एक इंसान दिन भर में औसतन 34 गीगाबाइट जानकारी प्रोसेस करता है। मतलब ये इतना ज्यादा डेटा है कि 34 गीगाबाइट? बाप रे, ये तो बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। और अगर हम इस पूरे डेटा को किताबों में छापने लगे ना, तो सच बता रहा हूँ, एक ही दिन में पूरे की पूरी एक लाइब्रेरी खड़ी हो जाएगी। एकदम सही कहा आपने। और ये शुरू कब होता है? सुबह आंख खुलते ही? हाँ, आंख खुलते ही सबसे पहले स्क्रीन चमक उठती है और फिर शुरू हो जाती है वो कभी न खत्म होने वाली बारिश, नोटिफिकेशंस की, न्यूज़ फीड्स की और अनगिनत संदेशों की। असल में ये आधुनिक युग की सबसे बड़ी समस्या है और सबसे अदृश्य भी। सही बात है, क्योंकि देखिए, एक समय था जब जानकारी जुटाना अपने आप में एक बहुत बड़ा संघर्ष हुआ करता था। हाँ, ज्ञान प्राप्त करने के लिए लोगों को मीलों की यात्रा करनी पड़ती थी, गुरुओं के पास जाना पड़ता था। बिल्कुल, लेकिन आज स्थिति बिल्कुल इसके विपरीत हो चुकी है। आज मनुष्य जानकारी के अभाव से नहीं जूझ रहा है, बल्कि सूचनाओं के इस असीमित समुद्र में डूबने से जूझ रहा है। और इसका असर हमारे दिमाग पर सीधा पड़ता है। दिन के अंत तक हमारा मस्तिष्क डिसीजन फटीग का शिकार हो जाता है। मतलब निर्णय लेने की इतनी थकान हो जाती है कि समझ ही नहीं आता क्या सही है। वही तो, ये तय करना असंभव सा लगने लगता है कि जो कुछ भी हमने देखा या पढ़ा, उसमें से सच क्या था, झूठ क्या था और असल में हमारे काम का क्या था। बिल्कुल, और इसीलिए इस तरह के विषयों पर चर्चा करना बहुत जरूरी हो जाता है। हाँ, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस विस्तृत विश्लेषण का हमारा जो मिशन है वो बिल्कुल स्पष्ट है। हमें ये समझना है कि इस डिजिटल शोर के महासागर में डूबने से कैसे बचा जाए। और इसका समाधान बहुत ही दिलचस्प जगह से आता है ना। बिल्कुल। सबसे हैरानी की बात यह है कि आज के जो सिलिकॉन वैली के इंजीनियर हैं, जो इस एल्गोरिदम को बनाने में अरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं ताकि हमें सही जानकारी मिल सके, उसका एक अत्यंत खूबसूरत और हजारों साल पुराना समाधान हमें गायत्री चैतन्य में मिलता है। ये सच में हैरान करने वाला है कि कैसे प्राचीन ज्ञान आज भी इतना प्रासंगिक है। और मजे की बात यह है कि ये समाधान कोई तकनीकी गैजेट या सॉफ्टवेयर नहीं है। ये एक पक्षी के रूप में है, एक हंस, जो आदिदेवी गायत्री का वाहन है। ये प्रतीक ही भ्रम और गड़बड़ाहट के बीच पूर्ण स्पष्टता खोजने का सबसे सटीक मार्गदर्शक है। इस सूचना क्रांति के दौर में ये समाधान एक अचूक अस्त्र की तरह काम करता है। अक्सर क्या होता है ना कि हम पुरानी सभ्यताओं और उनके प्रतीकों को केवल कथा कहानियों तक सीमित मान लेते हैं। हाँ, लोग सोचते हैं कि ये बस कर्मकांड है। बिल्कुल, लेकिन गायत्री चैतन्य का गहराई से अध्ययन करने पर यह स्पष्ट होता है कि वे प्रतीक आज के डिजिटल युग के मनोवैज्ञानिक संकटों को सुलझाने के लिए कितने सटीक हैं। मतलब ये कोई साधारण कलात्मक सजावट नहीं है जिसका आपने जिक्र किया। एकदम नहीं, ये मानव मनोविज्ञान और जिसे हम आज कॉग्निटिव फिल्टरिंग कहते हैं, यानी मानसिक छंटनी, उसका एक बहुत गहरा रूपक है। सही कहा। सूचनाओं की सुनामी के बीच सही दिशा खोजना आज हर व्यक्ति के अस्तित्व की रक्षा के लिए जरूरी हो गया है। और अनीता अरविंद सराफ द्वारा किए गए विश्लेषण के अनुसार प्राचीन ऋषियों ने मानव मस्तिष्क की उलझनों को बहुत पहले ही डिकोड कर लिया था। ये प्रतीक ठीक वही एल्गोरिदम प्रदान करता है जिसकी हमें आज तलाश है। तो गायत्री चैतन्य के अनुसार जिस हंस का जिक्र हो रहा है वो कोई सामान्य हंस नहीं है। उसे स्पष्ट रूप से राजहंस कहा गया है। हाँ, राजहंस की अपनी एक अलग ही पहचान होती है। देखिए, जो सामान्य हंस होते हैं वे तो झीलों या तालाबों में रहते हैं और पानी की सतह पर मिलने वाले कीड़े मकोड़े या काई या छोटी मछलियां खाकर अपना जीवन बिताते हैं। बिल्कुल, उनकी दृष्टि सिर्फ सतह तक ही सीमित रहती है। लेकिन राजहंस की प्रकृति बिल्कुल भिन्न है। यह केवल और केवल मोती चुगता है। इसका निवास स्थान भी कोई साधारण जगह नहीं है, बल्कि ये हिमालय के अत्यंत पवित्र, शांत और अत्यधिक ऊंचाई पर स्थित मानसरोवर में रहता है। और उसका रंग भी तो एकदम शुभ्र श्वेत बताया गया है, जो पूर्ण शुद्धता का परिचायक है। यहाँ ये विषय और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाता है। क्या हम इन मोतियों की तुलना आज के युग के सिग्नल यानी अत्यंत उपयोगी जानकारी से और कीड़े मकोड़ों की तुलना उस नॉइज यानी बेकार के शोर और भ्रामक सूचनाओं से कर सकते हैं जो इंटरनेट पर हर सेकंड परोसी जा रही हैं? ये बहुत ही सटीक तुलना है। तो क्या ये सिर्फ एक काव्यात्मक कल्पना है या इसका कोई गहरा व्यवहारिक अर्थ भी है? यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि मोतियों को केवल एक भौतिक आभूषण के रूप में नहीं, बल्कि शुद्धता, मूल्य और उत्कृष्टता के सर्वोच्च प्रतीक के रूप में दर्शाया गया है। अच्छा, मतलब वो किसी भी साधारण चीज से समझौता नहीं करता। बिल्कुल। राजहंस का मोती चुगना इस बात को प्रमाणित करता है कि वो किसी भी मिलावटी या हानिकारक चीज को स्वीकार ही नहीं करता। जो सिग्नल और नॉइज वाली बात मैंने कही, वो यहाँ कैसे जुड़ती है? वो गायत्री चैतन्य के मूल संदेश का एकदम सटीक आधुनिक अनुवाद है।
देखिए, इंटरनेट पर मिलने वाला 99% डेटा नॉइज यानी कीड़े मकोड़ों के समान ही तो है। हाँ, जो बस पल भर की उत्तेजना देता है। एकदम सही। वो क्षणिक उत्तेजना तो देता है, लेकिन धीरे धीरे हमारे मानसिक स्वास्थ्य को खोखला कर देता है। राजहंस केवल उसी चीज को स्वीकार करता है जो सबसे श्रेष्ठ और सत्वयुक्त है, यानी सिग्नल। और वो जो मानसरोवर वाली बात है, उसका क्या महत्व है? मानसरोवर का अत्यंत ऊंचाई पर स्थित होना भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह आज के डीप वर्क या पूर्ण एकाग्रता की उस अवस्था का प्रतीक है जहां व्यक्ति बाहरी दुनिया के शोर से पूरी तरह कट जाता है। अरे वाह, मतलब एक मानसिक एकांत में चला जाता है। बिल्कुल। और जब चेतना इतनी शांत और विकार रहित होती है, तभी मस्तिष्क श्रेष्ठ विचारों रूपी मोतियों को ग्रहण करने में सक्षम हो पाता है। ये कोई कविता नहीं है, बल्कि मस्तिष्क के फोकस को बनाए रखने का एक प्राचीन विज्ञान है। ये एकांत और मोतियों को चुनने की कला सीधे तौर पर हमारी निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करती है, ये बात तो साफ है। और राजहंस के बारे में एक और बात बहुत प्रसिद्ध है, उसकी नीर क्षीर विवेक की क्षमता। हाँ, दूध और पानी को अलग करने की वो अद्भुत क्षमता। बिल्कुल। ऐसा कहा जाता है कि वो दूध और पानी के मिश्रण में से केवल दूध को पी लेता है और पानी को वहीं छोड़ देता है। तो मेरा सवाल यह है कि यह हमारी रोजमर्रा की सूचनाओं की बाढ़ से कैसे जुड़ता है? यह एक बहुत ही व्यावहारिक जुड़ाव है। क्योंकि दिन भर जो टीवी न्यूज़, अनगिनत आर्टिकल्स और व्हाट्सएप के संदेश आ रहे हैं, वे तो केवल बाहर से आया कच्चा माल है ना? अगर हम इसे व्यापक दृष्टिकोण से जोड़ें तो राजहंस की ये नीर क्षीर विवेक की विशेषता हमारे मस्तिष्क के सबसे उन्नत हिस्से की कार्यप्रणाली को दर्शाती है। आप प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की बात कर रही हैं? एकदम सही। गायत्री चैतन्य इस क्षमता को केवल दूध और पानी को अलग करने तक सीमित नहीं रखता, यह इसे एक बहुत ही गहरे वैचारिक स्तर पर ले जाता है। मतलब ये सिर्फ सही जानकारी छांटने तक नहीं है? नहीं, यह सत्य और असत्य, धर्म और अधर्म, शाश्वत और नश्वर और सबसे महत्वपूर्ण उपयोगी और अनुपयोगी के बीच अंतर करने की वो सूक्ष्म क्षमता है जिसे विवेक कहा गया है। ज्ञान और विवेक में तो वैसे भी बहुत बड़ा अंतर होता है। बिल्कुल। दिन भर अखबारों और उस स्क्रीन से जो कुछ भी हमें मिल रहा है वो केवल ज्ञान या कच्चा डेटा है। आज के दौर में जानकारी प्राप्त करना कोई उपलब्धि थोड़ी रह गई है। हाँ, जानकारी तो आज हर इंसान की जेब में स्मार्टफोन के रूप में रखी है। सही कहा। असली चुनौती तो इस असीमित डेटा के ढेर में से ये तय करना है कि जीवन की वास्तविक प्रगति के लिए क्या अनिवार्य है और क्या केवल हमारा कीमती समय और ऊर्जा नष्ट कर रहा है। और ये तय करने वाला वो आंतरिक तंत्र ही विवेक है। बिल्कुल। और विवेक के बिना अत्यधिक जानकारी इंसान को दिमागी रूप से पूरी तरह लकवाग्रस्त कर देती है। ठीक है, आइए सर मैं विस्तार से समझते हैं। मान लीजिए सूचनाएं उस विशाल रसोई की तरह हैं जहां हजारों कच्ची सब्जियां, अनाज, विदेशी मसाले और तरह तरह के पैकेट बंद डिब्बे बिखरे पड़े हैं। बहुत ही शानदार उदाहरण है ये, है ना? अब अगर कोई अनुभवहीन व्यक्ति उस रसोई में जाए तो वो उस ढेर को देखकर ही घबरा जाएगा, या फिर वो क्या करेगा, सब कुछ एक साथ बर्तन में डाल देगा जिससे खाना पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। हाँ, वो तय ही नहीं कर पाएगा कि क्या इस्तेमाल करना है। बिल्कुल। लेकिन विवेक उस कुशल रसोइये की कला है जो उन हजारों चीजों के प्रलोभन में नहीं पड़ता। वो अपने अनुभव और स्पष्ट दृष्टि से केवल 4 या 5 पौष्टिक और आवश्यक सामग्री चुनता है और एक बेहतरीन स्वस्थ भोजन तैयार कर लेता है। और सोचिए, अगर वो रसोइया खराब या सड़ी हुई सामग्री चुन ले तो क्या होगा? तो वो भोजन शरीर को गंभीर रूप से बीमार कर देगा, जाहिर सी बात है। ठीक उसी तरह दुनिया भर की सूचनाएं हमारी वैचारिक रसोई का कच्चा माल है। बिना विवेक रूपी रसोइये के जब क्रोध, ईर्ष्या या भय पैदा करने वाली भ्रामक सूचनाएं मस्तिष्क में जाती हैं तो वो मानसिक अवसाद और एंग्जाइटी को जन्म देती हैं। मतलब वो हमारे दिमाग को बीमार कर देती हैं। बिल्कुल। गायत्री चैतन्य यही सिखाता है कि विवेक वो स्पैम फिल्टर या एड ब्लॉकर है जो किसी भी विचार को हमारी चेतना में प्रवेश करने से पहले उसकी प्रामाणिकता की जांच करता है। अरे वाह, विवेक को स्पैम फिल्टर कहना बहुत ही सटीक है। हाँ, राजहंस की तरह जागृत होने का अर्थ ही यही है कि आप अपने मानसिक स्पैम फिल्टर को हर समय सक्रिय रखें। चलिए, सही जानकारी चुनने और खराब को बाहर रखने का ये विवेक तो समझ में आ गया। लेकिन देखिए, जीवन केवल सूचनाओं को छांटने का नाम तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। जीवन में और भी बहुत कुछ है। असल जीवन में एक इंसान के सामने कई और बहुत ही कठोर व्यवहारिक चुनौतियां होती हैं।
केवल एक ही सीधा रास्ता नहीं होता जिस पर हमें चलना हो। हाँ, कई दिशाओं में भागना पड़ता है। वही तो, एक तरफ हमारा कामकाज है, करियर की गलाकाट प्रतिस्पर्धा है, ईएमआई भरनी है, परिवार की जिम्मेदारियां हैं, और दूसरी तरफ आंतरिक शांति, मानसिक सुकून और आध्यात्म की आवश्यकता भी है। और इन दोनों के बीच तालमेल बिठाना सबसे मुश्किल काम है। बिल्कुल। अब गायत्री चैतन्य में बताया गया है कि राजहंस के दो पंख होते हैं, एक सावित्री और दूसरा गायत्री। सावित्री सांसारिक और भौतिक प्रगति का प्रतीक है, जबकि गायत्री आध्यात्मिक उन्नति और आत्मिक शांति का प्रतिनिधित्व करती है। ये बहुत ही सुंदर विभाजन है। तो इस सब का असल मायने क्या है? मतलब ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि दोनों पंख होने चाहिए, लेकिन असल जीवन में ये जगलिंग एक्ट बहुत मुश्किल है। हाँ, ये संतुलन बनाना आसान नहीं है। लोग या तो करियर और परिवार में इतने डूब जाते हैं कि आत्मिक शांति के लिए समय ही नहीं बचता, या फिर आध्यात्म के नाम पर अपनी लौकिक जिम्मेदारियों से भागने लगते हैं। अगर कोई सांसारिक और आध्यात्मिक पंखों को एक साथ फड़फड़ाने की कोशिश करेगा तो वो इंसान को और भी ज्यादा बर्नआउट की तरफ धकेल देगा। क्या ऐसा नहीं है? ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। लेकिन देखिए, बर्नआउट तब नहीं होता जब हम दोनों पंखों का इस्तेमाल करते हैं। बर्नआउट तब होता है जब हम केवल एक ही पंख पर सारा जोर लगा देते हैं। अच्छा, मतलब एक तरफा प्रयास करने से। बिल्कुल। और यहीं पर गायत्री चैतन्य के राजहंस का रूपक अपने सबसे वैज्ञानिक और शक्तिशाली रूप में सामने आता है। उड़ान का एक बहुत ही सीधा सा भौतिक नियम है, कोई भी पक्षी केवल एक पंख के सहारे आकाश में नहीं उड़ सकता। हाँ, वो तो गोल गोल ही घूमेगा, बल्कि गोल गोल घूमकर थक जाएगा और अंततः जमीन पर गिर पड़ेगा। और आज के समाज में यही तो हो रहा है। बिल्कुल, आज के समाज में यही बर्नआउट है। जो व्यक्ति केवल सावित्री पंख यानी भौतिक सफलता, पैसे और करियर पर ध्यान देता है, वो बाहर से तो बहुत सफल दिख सकता है, लेकिन भीतर से वो पूरी तरह खोखला और अशांत हो जाता है। और जो सिर्फ गायत्री पंख पे ध्यान दे, उसका क्या? दूसरी ओर, जो व्यक्ति अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों और आजीविका को छोड़कर केवल गायत्री पंख यानी अध्यात्म के नाम पर पलायन कर जाता है, वो भी समाज पर बोझ बन जाता है। सही बात है, क्योंकि सांसारिक कर्तव्यों को छोड़ना कोई उपलब्धि तो है नहीं। एकदम सही कहा आपने। राजहंस एक आदर्श संतुलन प्रस्तुत करता है, जहां दोनों पंखों का एक साथ और समान रूप से काम करना जरूरी है। इसका मतलब है कि ये दोनों पंख एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं, बल्कि पूरक हैं। बिल्कुल, दोनों एक ही उड़ान के हिस्से हैं। एक सफल जीवन के लिए ऑफिस के काम और ध्यान या आत्मचिंतन के बीच चुनाव नहीं करना है, बल्कि दोनों को साथ लेकर चलना है। लेकिन एक व्यवहारिक बात सोचिए, जब बॉस के लगातार ईमेल आ रहे हों, डेडलाइन सर पर हो और घर की भी चिंता सता रही हो, तब इस विवेक को और इस संतुलन को लागू करना असंभव सा लगता है। हाँ, दबाव में लोग अक्सर सब भूल जाते हैं। वही तो, ये सारे रूपक और सिद्धांत उस दबाव के क्षण में हवा हो जाते हैं। क्या गायत्री चैतन्य कोई ऐसा व्यवहारिक और त्वरित उपकरण देता है जिससे इस शक्ति को तुरंत जागृत किया जा सके? बिल्कुल देता है। जब बाहरी दबाव चरम पर होता है ना, तब इंसान का अपना संकल्प अक्सर टूट जाता है। और ठीक इसी स्थिति के लिए गायत्री चैतन्य में गायत्री मंत्र की सबसे शक्तिशाली प्रार्थना को डिकोड किया गया है। आप गायत्री मंत्र की बात कर रही हैं? हाँ, उस मंत्र की जो अंतिम पंक्ति है, धियो योनः प्रचोदयात्, ये पंक्ति सीधे तौर पर उसी राजहंस वाले विवेक को जगाने का मैकेनिज्म या कार्यप्रणाली है। अच्छा, इसका अर्थ क्या है वैसे? इस पंक्ति का अर्थ है, हे परब्रह्म, हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पर प्रेरित करें। मतलब हमारी धी यानी हमारी बुद्धि हमारे फैसले लेने की क्षमता को सही दिशा में प्रज्वलित करें। इस प्रार्थना के तंत्र को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि धियो योना प्रचोदयात में कहीं भी ये नहीं कहा गया कि मुझे असीम ज्ञान दे दो या मुझे दुनिया भर की सूचनाएं दे दो। एकदम सही पकड़ा आपने, इसमें ज्ञान की मांग नहीं है। ये कुछ ऐसा है जैसे किसी कंप्यूटर में और ज्यादा फाइलें या डेटा डाउनलोड करने की बजाय उसके ऑपरेटिंग सिस्टम या प्रोसेसर को अपग्रेड करने की बात हो रही है। क्या ये सही तुलना है? ये 100% सटीक तुलना है। प्राचीन ऋषि ये भली भांति जानते थे कि बाहरी ज्ञान या डेटा अपने आप में कोई समाधान नहीं है। हाँ, अगर प्रोसेसर ही कमजोर है तो क्या फायदा? बिल्कुल, अगर प्रोसेसर कमजोर है तो अधिक डेटा सिर्फ सिस्टम को क्रैश करेगा, जो आज के समय में हमारे दिमाग के साथ हो रहा है। तो उन्होंने सीधे प्रोसेसर पर काम किया। हाँ, इसलिए उन्होंने सीधे तौर पर उस बुद्धि या प्रोसेसिंग इंजन को सही दिशा में सक्रिय करने की प्रार्थना की। जब कोई व्यक्ति लगातार इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है
कि उसकी बुद्धि सन्मार्ग पर चले तो उसके मस्तिष्क का वह विवेक तंत्र सक्रिय हो जाता है। और फिर उसे हर एक सूचना से लड़ना नहीं पड़ता। एकदम सही। सही बुद्धि स्वाभाविक रूप से गलत सूचनाओं को उसी तरह छांट कर बाहर कर देती है जैसे राजहंस पानी को छोड़ देता है। ये तो बहुत ही शक्तिशाली तरीका है। प्रार्थना का ये तरीका इंसान के फोकस को क्या मिल रहा है से हटाकर मैं इसे कैसे प्रोसेस कर रहा हूं पर ले आता है, और इससे एंजाइटी और तनाव का स्तर तुरंत नीचे आ जाता है। यह सच में एक अभूतपूर्व दृष्टिकोण है, क्योंकि आज की पूरी दुनिया केवल अधिक की ओर भाग रही है। अधिक न्यूज, अधिक फॉलोअर्स, अधिक डेटा। और यही अधिक हमारी सारी समस्याओं की जड़ है। बिल्कुल। लेकिन गायत्री चैतन्य स्पष्ट रूप से सिखाता है कि समाधान अधिक में नहीं है, बल्कि परिष्कृत होने में है, चीजों को छांटने में है। राजहंस केवल एक पौराणिक कथा या किसी पुरानी किताब का पात्र नहीं है। हाँ, ये कोई पुरानी कहानी भर नहीं है। ये आधुनिक जीवन की सबसे बड़ी बीमारी, जो सूचनाओं की बाढ़ है और जीवन का जो असंतुलन है, उसका एक अत्यंत जीवंत वैज्ञानिक और व्यावहारिक उपकरण है। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने करियर और अपनी आंतरिक शांति दोनों को एक साथ साध सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसे कहीं बाहर जाकर नहीं खोजना है। बिल्कुल। ये कोई ऐसा आदर्श नहीं है जिसे केवल जंगलों में बैठकर ही प्राप्त किया जा सके, बल्कि ये उस इंसान के लिए है जो इस दुनिया के शोर के बीच रहते हुए भी अपने मस्तिष्क को शांत रखना चाहता है। ये बिल्कुल सही निष्कर्ष है। हम अक्सर क्या करते हैं, मानसिक शांति और फोकस के लिए बाहरी साधन तलाशते हैं। हाँ, नए टाइम मैनेजमेंट ऐप्स डाउनलोड करते हैं, प्रोडक्टिविटी हैक्स देखते हैं, या फिर डिजिटल डिटॉक्स रिट्रीट पर चले जाते हैं। लेकिन गायत्री चैतन्य इंसान को वापस उसके अपने भीतर ले जाता है। राजहंस उस सर्वोच्च संज्ञानात्मक अवस्था का प्रतीक है जिसे निरंतर अभ्यास और अपनी बुद्धि को सही दिशा में प्रेरित करके प्राप्त किया जा सकता है। और एक बार जब वो अवस्था मिल जाए तो फिर बाहर का शोर परेशान नहीं करता। एकदम सही। जब वो अवस्था जागृत हो जाती है तो बाहर सूचनाओं का कितना भी भारी तूफान क्यों न हो, व्यक्ति की आंतरिक स्थिरता कभी भंग नहीं होती। वो शोर में भी अपना सिग्नल खोज ही लेता है। बहुत ही गहरी बात कही आपने। और इसी महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि के साथ आज की इस गहन चर्चा का समापन होता है। लेकिन जाने से पहले अंत में एक ऐसा विचार है जिस पर हम सभी को गंभीरता से मंथन करना चाहिए। बिल्कुल, एक बहुत जरूरी सवाल। आज रात जब आप में से किसी की भी उंगलियां फोन की स्क्रीन पर चलें, जब एक के बाद एक न्यूज़ फीड, वीडियो या मैसेज को स्क्रॉल किया जा रहा हो, तो बस एक पल के लिए रुककर ये सोचिएगा, क्या उस सूचना के भारी शोर शराबे में अंदर का वो राजहंस जागृत होकर मोतियों को चुन रहा है, या फिर जाने अनजाने में केवल कीड़े मकोड़े ही इकट्ठे किए जा रहे हैं? ये सोचना बहुत जरूरी है। जरा सोचिए, अगर इंसान की बुद्धि का दायरा और वेग की क्षमता हिमालय के मानसरोवर जितनी ही शुद्ध, गहरी और शांत हो जाए, तो जीवन के फैसले, हमारी प्राथमिकताएं और पूरी की पूरी जीवन शैली कितनी अद्भुत हो जाएगी।